नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमें जन स्वराज कार्यालय में अभी तक कई नेताओं का आपको हमने इंटरव्यू दिखाया, लेकिन आज हम दिखाएंगे शिक्षाविद का। बड़े शिक्षाविद हैं, दिल्ली में प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर डॉक्टर शांतनु। और अपनी नौकरी को आप कह सकते हैं कि छोड़ करके यहाँ 6 महीना से प्रशांत किशोर से प्रभावित होकर के बिहार में पटना में बैठे हैं। और एक ही उद्देश्य है कि बिहार जो खास करके शिक्षा के क्षेत्र में, ऐसे तो हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से पिछड़ा हुआ है, इनका यह मानना है कि बिहार में हम आए, काम करें और शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग जगह। सर, सबसे पहले तो ब्रेकिंग बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दिल्ली में आप अच्छा जॉब कर रहे हैं जी। जितना आपको मंथली सैलरी है, कई लोगों की ईयरली होगी, फिर भी बिहार में आप आए। अनिल जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी सुनने वालों को और आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और एक अपना छोटा सा परिचय देना चाहूँगा इस बात की शुरुआत में ही कि मेरा नाम कुमार शांतनु है और मैं बिहार के उस युवा, उस व्यक्ति का परिचायक हूँ जो साधनों के अभाव में अपनी शिक्षा और अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए अपने घर को छोड़ के बाहर गया था। मतलब पलायन का दर्द आपने झेला है। मैं अपने आप को आज भी बिहारी माइग्रेंट मानता हूँ। मेरी जो स्कूली शिक्षा है यहीं मिडिल स्कूल धरफरी के मिडिल स्कूल में हुई थी। मैंने अपनी 12वीं तक की शिक्षा नवोदय विद्यालय मुजफ्फरपुर से पाई, लेकिन उसके बाद कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलने की वजह से हमें यहाँ से जाना पड़ा। वहाँ गए, हंसराज कॉलेज में अपनी शिक्षा पूरी की और फिर वहीं पे नौकरी भी ली। अगर मुझे यहाँ पर एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिल गई होती तो शायद आज मैं बिहार में अपना काम कर रहा होता, बिहार का मान बढ़ा रहा और होता। आपकी प्रतिभा का फायदा बिहार को मिलता और मेरी प्रतिभा का फ़ायदा बिहार को भी मिलता जी। निश्चित रूप से। तो जब लोग कहते हैं कि बिहार में आप बड़ी अच्छी नौकरी कर रहे थे और सब कुछ छोड़ के बिहार आने का, मैं बिहार नौकरी छोड़ के थोड़ी आया हूँ, मैं बिहार अपने घर वापस आया हूँ। ये तो मेरी घर वापसी का समय है। लेकिन सर, इसी नौकरी के लिए लोग बिहार छोड़ के जाते हैं। वो इसलिए जाते हैं क्योंकि बिहार में वो साधन नहीं है, बिहार में वो सुविधाएं नहीं हैं। अगर आप बिहार में करेंगे तो कौन बिहार का बेटा चाहेगा कि अपनी माँ बाप, बूढ़े माँ बाप को यहाँ घर में छोड़ें और वहाँ पर जाके अपनी रोजी रोटी कमाएं, सिर्फ छठ और होली दिवाली में यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात है सर जी कि जिस बिहार में साधन के अभाव के कारण आपको दिल्ली जाना पड़ा, दिल्ली में आपको हर वो चीज़ मिला जिसकी लोगों को चाहत होती है। शिक्षा भी मिला, रोजगार भी बढ़िया रोजगार मिला, लाखों का महीना का आपका सैलरी है। वैसे में फिर से बिहार का प्रेम आपको खींच के ले आया। बिहार का प्रेम भी है और सर बिहार का ऋण भी है। जिस ज़मीन से उठ के मैं आगे बढ़ा हूँ, जिस ज़मीन ने मुझे इतना कुछ दिया, उस ज़मीन का मैं ऋणी हूँ। अब उस समाज को मुझे वापस देना है, तो उस ऋण को पूरा करने के लिए, इस समाज को बेहतर करने के लिए आप सर इतना सोच रहे हैं। हम लगातार कहते हैं, और चीज़ छोड़ दीजिए, हर सरकार में बिहार से जो एमपी की संख्या रहती है या बिहारी नेताओं की जो ताकत रहती है, सिर्फ अगर रेल मंत्रालय की बात कर लिया जाए, बाकी सब छोड़ दिया जाए, तो अगर रेल मंत्री जो शुरू से यहाँ तक हुए, अगर वो चाहते तो पटना वर्ल्ड क्लास का स्टेशन हो जाता, लेकिन किसी ने नहीं चाहा। आप कह रहे हैं कि आपको बिहार के मोह ने, आपका ऋण ने यहाँ खींच लिया। जवाब तो आपके सवाल में ही छुपा हुआ है भाई। किसी भी जगह की सुधार के लिए एक इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है और एक अच्छे प्लानिंग की ज़रूरत होती है। मैं बार बार कहता हूँ कि हमने पिछले 30-35 सालों में अलग अलग पार्टियों को मौका दिया, हमने सबने दिया। अब हमें वहाँ से मिला क्या है? उनके पास कोई एक अच्छा विकास का ब्लूप्रिंट नहीं है। हम जब पहले जंगल राज चल रहा था, जंगल राज को बदलने ही चले और उसको हमने रिप्लेस कर दिया अफसर राज से। आज बिहार नेताओं और जनताओं के द्वारा नहीं चलता, आज बिहार चल रहा है अफसरों के द्वारा चल रहा है। लगातार प्रशांत जी ये बात कर रहे हैं, प्रशांत जी भी कह रहे हैं और हम लोग महसूस करते हैं। आप चले जाइए, ब्यूरोक्रेसी की वजह से, ब्यूरोक्रेसी का जो प्लेग है वो आप ब्लॉक स्तर पे भी आपको मिल जाएगा। डेथ सर्टिफिकेट के लिए भी वहाँ पर आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। और बाकी काम के लिए की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। और ये सब वहाँ के अफसरों के जानकारी के तहत हो रहा है, तो मैं कैसे मान लूँ कि वो ऑफिसर ईमानदारी से अपना काम करेंगे? नहीं, कहा जाता है कि अगर एक थानेदार ईमानदार हो जाएगा तो उस इलाके में, उसके थाना के इलाके में क्राइम नहीं होगा। ऐसा ही होता है, होना भी चाहिए। मैं वापस आपके सवाल पे आता हूँ कि अगर सिर्फ रेल मंत्रालय और पटना स्टेशन की बात की जाए, अगर एक अच्छा मास्टर प्लान हो, विकास का एक ब्लूप्रिंट हो और उसको कार्यान्वयन करने की इच्छा शक्ति हो,
पॉलिटिकल विल जी। कहते हैं जिसको। जी। क्यों? उसके लिए आपको अपने निहित स्वार्थ से ऊपर उठना पड़ेगा। उसके लिए हो सकता है आपको 2-4 लोगों से खरी खोटी सुननी पड़े और सुनानी भी पड़े। आपको जाके विधानसभा में ऊंची आवाज़ में बात करनी होगी। अपनी बात करनी होगी। यहाँ से जो चुन के एमपी गए हैं उनको संसद में जाके बोलना पड़ेगा, पर वो तो कर नहीं पा रहे हैं। हमने इसलिए कहा सर कि आप याद कीजिए, एल.एन. मिश्रा से लेकर के नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, तमाम नेता, कद इतना बड़ा, देश की राजनीति में बड़ा अहम भूमिका, और बिहार के लिए कुछ नहीं करता। मैं एक शब्द का इस्तेमाल करूंगा, मैं ये कहूँगा कि उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये लोग जनाधार वाले नेता हैं, जिनका भी आपने नाम लिया, और ये अपने क्षेत्र में बहुत पॉपुलर नेता रहे हैं। जिस आइडियोलॉजी के साथ वो ज़मीन से उठ के उनको जनता ने इतना प्यार दिया, जब आगे सत्ता के कॉरिडोर में जाते हैं तो उनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है। और यही वजह है कि वो बिहार के भविष्य के लिए, बिहार के विकास के लिए लड़ाई नहीं कर पाते। जनता ने उनको उस मुकाम पर पहुंचाया, बिल्कुल। उस मुकाम पर जाने के बाद उसी जनता को बोलो। आप दूर मत जाइए, पिछले साल का एग्जाम्पल ले लीजिए। आज भारत की सरकार चल रही है नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू के और उनके सहारे चल रही है। जी। मैं अगर होता तो शायद मैं आधे बिहार के विकास का उनसे सौदा करता। एक दिन में चाहते तो कर लेते, एक दिन में कर लेता। नहीं तो सरकार गिरा देंगे। मांगिए तो सही, क्यों नहीं मांग रहे? क्योंकि आपकी जो लेकिन यहाँ तो पॉलिटिकल की ललक है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है वहाँ पर। सर एक बड़ा सवाल उठता है, चूंकि आप बिहार से, पटना से भी जुड़े हुए हैं, और दिल्ली में आपने अपना शिक्षा से लेकर के आपका करियर भी दिल्ली में बना हुआ, और दोनों जगह से प्रशांत किशोर भी जुड़े हुए हैं। प्रशांत किशोर को बड़ा आरोप लगता है कि बिहार में या दूसरे केजरीवाल का भी शासन आपने अच्छी तरह से देखा है। केजरीवाल जी की जो राजनीति है ना, वो एक डिफरेंट मॉडल की राजनीति है। उनकी राजनीति एक आंदोलन से शुरू हुई राजनीति है, जहाँ पर लोग त्रस्त थे। उनको जहाँ पर जिसके पास भी एक ऑप्शन दिखा वो वहाँ पर समर्पित हो गए, और उस मौके का फ़ायदा, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उस मौके का फ़ायदा केजरीवाल जी ने अन्ना हजारे के अम्ब्रेला के पीछे छुप के उठा लिया। अन्ना ने जो आंदोलन किया उसका फायदा केजरीवाल ने लिया। बिल्कुल। प्रशांत जी ने लेकिन रणनीति के तहत जो काम किया। लेकिन अब कैसे प्रशांत जी की राजनीति उससे उलट है। प्रशांत जी की राजनीति शुरू होती है जनमानस से। भाई 2 साल तक पद यात्रा करके लोगों के बीच पहुंचना, लोगों की चीज़ों को समझना, उसके बाद उन्हीं लोगों के बीच से नेताओं को चुन के निकालना। द होल अप्रोच इज़ डिफरेंट, इनफैक्ट अपोजिट। वहाँ पर अपसाइड डाउन अप्रोच है, और जनसुराज में फ्रॉम बॉटम वी आर दोनों के रास्ते अलग हैं, मंजिल एक है। हम इसको प्रूव करते हैं सर। जब प्रशांत जी आए, केजरीवाल तो सिर्फ दिल्ली तक सीमित रहे, प्रशांत जी आए, कई लोगों के लिए इन्होंने काम किया, और आपके कई नेता, यहाँ तक कि प्रशांत जी से भी जब हमारी बात हुई, उन्होंने कहा है कि 10 से 12 राज्यों में हमने मुख्यमंत्री बनवाया, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को चमकाया। इन सारी बातों के बाद प्रशांत किशोर को लगा कि जब हम उनको बना सकते हैं तो अपने क्यों नहीं। मैं आपकी बातों को थोड़ा सा यहाँ पर सुधारना चाहूँगा। एज अ प्रोफेशनल उन्होंने हर एक पार्टी को अपनी अपनी सुझाव दी, अपनी अपनी राय दी, उसकी वजह से पार्टियों का जहाँ पर भी सफलता मिली वो ठीक है। प्रशांत जी को इन सभी इंस्टेंसेस से ये ज़रूर पता चला कि आप किसी पार्टी को जिताकर सत्ता बदलकर व्यवस्था नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, आपने सत्ता बदल दिया लेकिन उससे व्यवस्था नहीं बदलेगी। करप्शन जस का तस रहेगा, लोगों के इकोनॉमिक डिस्पैरिटी वैसे ही रहेंगे, लोग समाज में अगड़े और पिछड़े के बीच का गैप वैसे ही रहेगा। इस व्यवस्था को अगर बदलना है, लेकिन ये समझने में प्रशांत किशोर को 1 दशक लग गए सर। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि प्रशांत, जिस दशक की आप बात कर रहे हैं प्रशांत जी की, वो प्रशांत जी का एक प्रोफेशनल फेज था। प्रोफेशनल फेज में आप बिहार की बर्बादी कर देंगे। बिहार की बर्बादी प्रशांत जी ने कहाँ की? हम बता रहे हैं सर। आप ये समझिए कि प्रशांत जी ने किसी को अगर सुझाव दिया, वो पार्टी उस सुझाव के दावों पे चुनाव जीती, और वो पार्टी अगर उन सुझावों को इम्प्लीमेंट नहीं करेगी तो गलती प्रशांत की है। हम आपको बता रहे हैं, हम सर आपको बता रहे हैं, जब लालू के जंगल राज से मुक्ति के लिए नीतीश कुमार को जनता लाई,
जनता ने बहुत विश्वास किया। 2005 में नीतीश कुमार बने, निश्चित तौर पर पहला सरकार जो उनका रहा उसमें काम भी किए। नीतीश कुमार भी दूसरे टर्म से ढलान उनकी शुरू हो गई। जब 15 में उनको लगा कि अब हम नहीं आ पाएंगे, प्रशांत किशोर के शरण में गए। प्रशांत किशोर ने नारा दिया, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, और इस नारा ने बिहार की जनता को ठग लिया और नीतीश कुमार फिर से बन गए। और आज वही नीतीश कुमार प्रशांत जी के लिए बुरे बन गए। जिस जुमले की आप बात कर रहे हैं उसके साथ 7 निश्चय का भी 7 निश्चय में भी सिर्फ घोटाला है, प्रशांत जी कहते हैं। मैं अभी आ रहा हूँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। जी। ये 7 निश्चय क्या थे? ये 7 निश्चय वो बिंदु थे जिससे बिहार का भला होना था ना। अगर लागू हो जाता, अगर लागू हो जाता तो लागू करने की जिम्मेदारी किसकी? प्रशांत किशोर की नहीं है, सरकार की है। तो प्रशांत किशोर ने जो सुझाव दिया वो तो एक सही दिशा में दिया, लेकिन उसको लागू करने में अगर कोई पार्टी विफल हो रही है तो दोष पार्टी का है। और शायद इसी कमी को पूरा करने के लिए प्रशांत जी ने तय किया कि हम जनता के बीच से लोगों को लेके आएंगे, जनता के बीच के लोगों की पार्टी बनाएंगे और जनसुराज का निर्माण हुआ। लेकिन जब उपचुनाव हुआ 4 सीटों पर, प्रशांत जी कई जगह अपना पदयात्रा किए और निश्चित तौर पर लोगों में एक अलग जगी है, लोगों में एक विश्वास जगा है कि प्रशांत जी कुछ करेंगे जो अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन जनता ने तो रिजेक्ट कर दिया चारों जो सीटों पर उपचुनाव में। मेरी जो सोच है इससे बिल्कुल उलट है। 2 अक्टूबर को पार्टी फॉर्मली फॉर्म हुई है और हम तकरीबन 1-1.25 महीने में इलेक्शन में एंटर कर गए हैं। 1.25 महीने में कौन सी पार्टी ने 10% पूरे वोट तो का माना जाना सर कि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय? नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आज पूरे भारत में बीजेपी शासित सरकार है, 31% वोट शेयर। नहीं, आपका वोट परसेंटेज की बात सही है ना? लेकिन तो जनता ने नकारा, जल्दबाजी में लिया जनता ने नकारा ऐसा तो नहीं कह सकते हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हमने शायद कुछ और एफर्ट लगाने की अगर सर आप सीधे चुनाव में आ रहे थे 2025 में तो मेरी समझ से आपको ज़्यादा फायदा हुआ। वो आपकी व्यक्तिगत राय हो सकती है कि मेरी समझ जी, आपकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। हमें लगता है कि हमें जब भी मौका मिले जनता के पास जरूर जाना चाहिए। आपके वर्कर थोड़ा डिमोलाइज जरूर हुए होंगे परिणामों से। जो घोर जनसुराजी हैं वो यहाँ से सबक लेके आएंगे, निराश नहीं होंगे। चलिए, एक आखिरी सवाल है सर, चूंकि हमने शुरू में अपने दर्शकों को कहा है कि कई नेताओं का इंटरव्यू आपको दिखाया, लेकिन आज ऐसे शिक्षाविद का दिखाएंगे जो अपनी तमाम सुविधाओं को छोड़ करके, आप समझ सकते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर है मंथली क्या सैलरी हो सकती है, क्या सुविधा है। वैसे में बिहार के प्रति अपना इन्होंने जो ऋण समझा उस ऋण को चुकाने के लिए आए हैं। तो वैसे में आखिरी सवाल है सर मेरा कि कल के डेट में प्रशांत किशोर की सरकार बनती है, आपको कोई अहम पद मिलता है, मान लिया जाए कि आपको मानव संसाधन शिक्षा विभाग मिल जाता है, पहला एक काम जो बिहार के लिए करना चाहेंगे? सबसे पहला काम कॉलेजेस के जो सेमेस्टर और सेशन लैब्स हैं उसको ठीक करना चाहूँगा। समय की जो बर्बादी है 3 साल के कोर्स के लिए मेरा छोटा भाई, मेरे युवा 4 साल 4.5 साल का समय लगा रहे हैं, करियर खराब हो रहा है उनका। और 10 दिन अगर निकल जाता है तो वही आदमी समझ सकता है जो इससे वंचित रहे। बिल्कुल सबसे पहला काम शिक्षा में, और दूसरा काम मैं जो प्राइमरी एजुकेशन है उसकी स्तर को ठीक करने का काम करूँगा। प्रशांत जी जो कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे सरकारी में दाखिला लेंगे। सर, अगर आपको जानकारी हो, ये प्रोविज़न आज भी है। प्राइवेट स्कूल से ये हर बार रिपोर्ट मांगी जाती है कि कितने आपने बच्चों को फ्री में पढ़ाया जी। सिर्फ शीट भर के लोग देते हैं ना, कोई देता भी नहीं है, क्योंकि सब सेटिंग है। मैं तो कह रहा हूँ कि किसी भी प्लानिंग को लागू करने की इच्छा शक्ति, उसका पॉलिटिकल विल भी उस सरकार में होना चाहिए, तभी वो सरकार सफल है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर शांतनु जी। हमारे कड़े सवालों का भी जिस प्रकार से इन्होंने जवाब दिया आपने देखा, और निश्चित तौर पर लगातार हम कहते हैं कि यदि पढ़े लिखे व्यक्ति राजनीति में आते हैं तो निश्चित तौर पर न सिर्फ बिहारियों का कल्याण होगा, बल्कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसका भी कल्याण होगा। और लगातार जिस प्रकार से प्रशांत किशोर चल रहे हैं और उनको जनता जिस प्रकार से सुन रही है, एक बड़ी बात जो आपको लगातार हमने कही है, अपने हर खबर में करीब कही है कि 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में प्रशांत किशोर इतना बड़ा फैक्टर बन करके निकलेंगे कि उनको इग्नोर करना काफ़ी मुश्किल है किसी भी पार्टियों के लिए। वैसे डॉक्टर शांतनु कुमार की बातों से आप कितने सहमत हैं, निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग न्यूज़ से।